राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, और अभी तक हम लोग 3 भाग देख चुके हैं। भाग 1 जिसमें राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, भाग 2 नागरिकता से जुड़ा हुआ था, और भाग 3 मूल अधिकार से। तो ये जो है डीपीएसपी, ये है भारतीय संविधान के भाग 4, किसमें है? भाग 4 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर 51 तक, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी शॉर्ट में डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। यानी डीपीएसपी, वो पीछे वाला डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये 3 चीज जरूर याद रखिएगा। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में है, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसके बाद ये कहाँ से लिया गया है? देखिए मूल अधिकार किसको दिया गया था? नागरिकों को, यानी वो नागरिकों को दिया हुआ अधिकार था। और मूल अधिकार क्या था? एक प्रकार का नकारात्मक अधिकार था। मतलब नकारात्मक किसके लिए था? सरकार के लिए, राज्य के लिए। ठीक है, यानी सरकार और राज्य के कार्यों पर रोक लगाता है ताकि सरकार या राज्य किसी भी व्यक्ति या नागरिक का मूल अधिकार का हनन ना कर सके। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये राज्य के लिए सकारात्मक शक्ति देता है, यानी राज्य को क्या देता है? सकारात्मक शक्ति प्रदान करता है, और यह बताता है कि राज्य का काम क्या है, यानी किस सरकार का क्या काम है वो आपको कहाँ मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। यानी ये कहता है, ये भाग कहता है सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए भाग 1 में क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा करना था। भाग 2 में नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान हो, चाहे नागरिकता कैसे मिलेगा, कैसे हटेगा, ये सब भाग 2 में था। भाग 3 में था मूल अधिकार, जो नागरिकों को दिया गया था, यानी नागरिकों के पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए। और ये जो है, ये है राज्य के पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, यानी राज्य का काम क्या होना चाहिए। तो डीपीएसपी वही बताया है। तो ये प्रकार क्या है? सकारात्मक। सकारात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार या राज्य जो भी नीति निर्धारण करती है उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, सरकार कोई अगर नीति बनाती है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये एक प्रकार क्या है? डीपीएसपी एक सकारात्मक है, किसके लिए? राज्य के लिए। और राज्य को यह अधिकार देता है कि देश के लिए काम करे, लोक कल्याण का काम करे। कैसा काम करे? लोक कल्याण। इन राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? लोक कल्याण। लोक कल्याण से तत्पर है लोगों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास। यानी डीपीएसपी ये कहता है सरकार या राज्य कैसा काम करेगी? लोक कल्याण। और लोक कल्याण क्या होता है? लोगों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास। आर्थिक विकास करने का मतलब है लोगों के इनकम का क्या होना चाहिए, लोगों के इनकम कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, लोगों का जैसे नौकरी के द्वारा, स्वरोजगार के द्वारा या लोन उपलब्ध करा करके आर्थिक विकास किया जा सके, या गरीबों को भूमि बांट करके कर सकते हैं। सामाजिक विकास क्या है? समाज में भेदभाव को समाप्त करना है कि नहीं। राजनीतिक विकास है, यानी आप जो है चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, या उसके लिए आप एलिजिबल है तो आप वो काम कर सकते हैं।
अच्छा ये बताइए, क्या लोक कल्याण में धार्मिक विकास लिख सकते हैं? लोक कल्याण में नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म का मानने या नहीं मानने से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा है जो आपको लोग धर्म को मानिएगा तो आपका इनकम बढ़ जाएगा, या नहीं मानिएगा तो इनकम घट जाएगा। तो देश का वो काम नहीं है। देश का काम क्या है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करना है, और इसको हम लोग क्या करते हैं? लोक कल्याण। तो डीपीएसपी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और ये कहाँ से लिया गया है? हाईलैंड से। ये राज्यों को दिया हुआ एक सकारात्मक अधिकार है, अर्थात राज्य जो भी निर्णय नीति निर्धारण करेगी आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। और राज्य का काम क्या है? लोक कल्याणकारी कार्य है, ताकि लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। ठीक है। आपको पता है जो डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। तो देखिए 36 में क्या बताता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 में याद है राज्य की परिभाषा लिखा गया था। हूबहू वही लाइन यहाँ भी है, जो अनुच्छेद 12 में लिखा गया है वो यहाँ भी लिखा गया है। जिसमें कहा गया राज्य की परिभाषा कैसे है? अनुच्छेद 12 की तरह। जैसे सरकार हो गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, अधिकारी, यानी जो भी सरकारी काम से जुड़ा हुआ है। अगर कोई सरकारी ठेकेदार भी है या कोई रोड भी बना रहे हैं तो वो भी राज्य की श्रेणी में आ जाते हैं। तो 36 में क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 क्या है? याद है अभी हम बताए क्या थे? एक सकारात्मक अधिकार देता है, यानी राज्य के नीति निर्धारण के समय में जो भी होगा पहले, यानी सरकार जो भी काम करेगी वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर काम करेगी, और इसके खिलाफ न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी राज्य डीपीएसपी के तहत कार्य करेगी और इसके खिलाफ न्यायालय में सुनवाई नहीं की जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब है राज्य, देखिए डीपीएसपी में 36 से लेकर 51 तक जो भी होगा उसी के अनुसार राज्य कार्य करेगी, इससे बाहर जाके कार्य नहीं करेगी। और जो भी कार्य करेगी उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। देखिए जैसे शराबबंदी, बिहार सरकार ने शराबबंदी कर दिया, तो क्या आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे? नहीं सर, आपने शराबबंदी क्यों किया? या कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया, तो क्या आप कोर्ट चले जाएंगे? आप कोर्ट जा सकते हैं जो एग्ज़ाम में धांधली हो, क्वेश्चन आउट हो, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर पैटर्न बदल दे एग्ज़ाम का तो इसके खिलाफ आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। या सरकार मान के चलिए लोगों को रोज़गार देती है, स्वरोजगार देती है, ये लोगों को भत्ता देती है, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, तो क्या आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। हाँ, जब धांधली हो, गड़बड़ी हो, उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी के विकास के लिए काम किया जाएगा तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। वही क्या बताता है अनुच्छेद 37। अगला है अनुच्छेद 38। ये क्या कहता है? जो राज्य लोगों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगी।
यानी कैसा कार्य होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, अर्थात लोक कल्याण अभिवृद्धि करना है। यानी राज्य क्या करेगा? लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास, ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग, हम लोग बेरोजगार हैं या हम लोगों को समाज में उचित अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है, तो इसके खिलाफ हम सरकार के पास जा सकते हैं कि भाई हमें ये अवसर मिलना चाहिए। बोलेगा क्यों? क्योंकि आपके अनुच्छेद 38 में कहा गया है आप हमारे लिए विकास करेंगे, है कि नहीं? तो 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में है। 37 क्या कहता है? जब भी कार्य करते समय डीपीएसपी का ध्यान रखना पड़ेगा और इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसके बाद है अनुच्छेद 38 में राज्य लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए कार्य करेगी, अर्थात लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगी। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 39। देखिए अनुच्छेद 39 में 4 भाग है, यानी अनुच्छेद 39 का ए, ये क्या कहता है? नहीं, ये कहता है स्त्री एवं पुरुष के, स्त्री एवं पुरुषों को आजीविका का अवसर उपलब्ध कराएगी। यानी अनुच्छेद 39 के क्या कहता है? सरकार का कार्य क्या है? स्त्री हो या पुरुष, उसे आजीविका का अवसर उपलब्ध कराएगी। यानी उसे जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो करना पड़ेगा। जैसे देखिए जीविका दीदी है या मनरेगा है, ये सब क्या है? लोगों को रोजगार देने के लिए बनाया गया है ना। सरकार जो भी करती है लोगों को रोजगार देने के लिए ताकि उसका जीवन चल सके, वो किसके तहत होता है? अनुच्छेद 39 ए के तहत। ठीक है, सरकार रोज जैसे जॉब कार्ड और बनता है, ये सब बनता है, ये सब किसके तहत बनता है? 39 ए के तहत। ये किसका काम है? सरकार का काम है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कोई दिहाड़ी मजदूरी पेश करवा दीजिए। जैसे मान लीजिए सड़क बन रहा है तो उसके लिए काम में लगवा दीजिए, या जैसे मान लीजिए नौकरी नहीं हो रहा है और आप पढ़े लिखे हैं, आप लेबर का काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको होता है ना लोन, सस्ते दर पे लोन देगा ताकि आप बिजनेस कर सके। तो ये भी तो आजीविका का साधन है ना। जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके लिए लेबर का काम सूट नहीं करता है क्योंकि आपके इज्जत के होता है ना विरुद्ध हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में सरकार से ऋण ले सकते हैं। अब ऋण लीजिएगा तो सरकार कुछ छूट करवा देती है सस्ते, जैसे मुद्रा लोन है, इसमें क्या सरकार छूट देती है व्यवसाय के लिए। ये सब किसके तहत है? 39 का। देखिए 39 ए में एक चीज और जोड़ दिया गया था, 39 ए में ही समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। और ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। पहले एक ही था और इसमें 39 ए में अब 2 चीज हो गया। एक हो गया स्त्री और पुरुषों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराना, और दूसरा क्या है? समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। देखिए इसको समझिए, सरकार का काम है ऐसे लोगों को, जैसे मान चलिए अभी आप पे केस हो जाए, आप क्या है गरीब है, आपके पास पैसा नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, तो आपके खिलाफ कोई जो दबंग व्यक्ति है तो आपके खिलाफ केस कर सकता है ना। और आप जाइएगा केस करें, वकील पास जाइएगा तो वकील कहेगा पैसे फीस दो, तो आप क्या जानते हैं, तो हार मान लेते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है गरीब लोग जो है उसे कानूनी सहायता भी देना है, वो भी कैसे? निःशुल्क, उससे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। ये 39 के ए में जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1972। वैसे लोगों के लिए जो गरीब है, जिसके पास क्षमता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप जैसे मान लिया बहुत गरीब है, आपको यहाँ कितने लोग हैं जिसको कोर्ट के बारे में जानकारी होती है? किसी को कुछ जानकारी नहीं होती है।
लगभग 99% लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो आप वहाँ जाइए, हर जो है क्या कहते हैं कोर्ट में नालसा होता है, जो नेशनल लेवल का एक एडवाइजरी बोर्ड होता है जो आपको सलाह देने के लिए बनाई गई है। वहाँ जाइए, बोलिए सर मेरे साथ ऐसे ऐसे समस्या है और हम कोर्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमारे पास कोई पैसा और नहीं है। तो वो आपको सलाह भी देगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो भी कैसे, निःशुल्क, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। तो ये भी किसने दिया गया है, अनुच्छेद 39 के ए में। याद रखिएगा ये वाला 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 का बी भौतिक संसाधनों का उचित वितरण, यानी जो भी भौतिक संसाधन है उसका वितरण क्या करना है, सब में बराबर करना है, यानी सबके लिए करना है। अब भौतिक संसाधन मतलब क्या, संसाधन किसे कहते हैं, हाँ, जो हमारे विकास के लिए जो संसाधन उपलब्ध होते हैं। और ये भौतिक मतलब दिखने वाला, जैसे अब मान चलिए खदान, मिट्टी, सॉरी नदी, भौतिक संसाधन हुआ। अब ऐसा नहीं मान लीजिए आप दबंग है तो नदी का पानी आपकी तरफ मोड़ दिया जाए ताकि आपका फैक्ट्री चल सके, नदी पे सबका अधिकार होना चाहिए। फिर खान हो गया, जैसे कोयला निकल रहा है, सोना चांदी निकल रहा है, ये सरकार की संपत्ति होती है। सरकार की संपत्ति यानी मतलब सबकी संपत्ति, इस पर कोई प्राइवेट आदमी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। या जो भी भौतिक संसाधन होता है जैसे ऑक्सीजन, ये सब और सब क्या है, वो भौतिक संसाधन ही है ना, आपको आवश्यकता है। तो ये सब में सबका उचित वितरण होना चाहिए, यानी सबको मिलना चाहिए। यानी उचित वितरण नहीं सरकार के पास होगा, सरकार सबको वितरित करेगी। 39 का सी क्या कहता है, यानी संसाधन को संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। दोनों एक ही चीज आ जाए। ये कह रहा है कि सबका वितरण होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, संसाधन किसी एक जगह पे नहीं जाकर हो जाना चाहिए। अब इसे सोचिए, अभी जो है भारत का जो 80% संपत्ति है वो मात्र 5% लोगों के पास है, और बाकी 95% लोग 20% की संपत्ति में बैठे हुए। अब इसे मुकेश अंबानी, वो अकेले कितना उसके पास संपत्ति है नहीं, या टाटा हो गया, बिरला हो गया, चाहे अडानी हो गया, और बाकी हम लोग को देखिए, है कि नहीं। किसी के पास 10,000 एकड़ ज़मीन है तो किसी के पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है। तो एक तो उचित वितरण नहीं हुआ है ना। तो यह कह रहा है संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, किसी एक जगह संसाधन जाके जमा नहीं होना चाहिए, इसको सब में बांटना चाहिए, ताकि सब में बांटने में दे देना चाहिए, मतलब सरकार अपने कंट्रोल में लेगी और सरकार उसको धीरे धीरे उसमें रोजगार उपलब्ध कराएगी, ठीक है। और 39 का जो डी है वो है स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। समान वेतन, देखिए लोगों को कन्फ्यूजन में हो जाता है, खासकर बिहार के शिक्षक सब ज़्यादा ये डिमांड करते थे समान कार्य के लिए समान वेतन। ये लेकिन किसके लिए दिया गया है, स्त्री और पुरुषों के लिए। ये किस में है, 39 के। देखिए पहले क्या होता था, पहले जब आज़ादी से पहले, अब मान के चलिए कोई काम हो, जैसे ईंट भट्टी हो गया, खेती करना हो, एक लेबर है पुरुष और एक लेबर है महिला। तो अब मान लीजिए आप लॉजिक लगाइए, अगर 5 घंटा 8 घंटा एक महिला काम करे और 8 घंटा एक पुरुष काम करे, तो खेती ज़्यादा कौन करेगा, पुरुष करेगा। या कोई मान लीजिए लेबर का ही काम होता है, जैसे ईंटा उठाना था, तो पता चला 8 घंटा में ये 500 ईंटा उठा दिया लड़का, और लड़की उठाई कितना, 300। तो अब जो मान लीजिए उसको मिल रहा 80 रुपया, तो उसको मिलता था 30 रुपया, है कि नहीं। तो सरकार जब आई तो सरकार बोला ये गलत बात है, 8 घंटा लड़का भी काम किया है, 8 घंटा लड़की भी काम किया है,
तो एक को 80 रुपया, एक को 30 रुपया क्यों मिल रहा है कि नहीं? मेहनत तो दोनों बराबर किया है ना। लेकिन लोग करता था क्या, वो देखता था कितना काम हो रहा है। तो सरकार ने कहा काम कितना आ रहा है ये मायने नहीं रखता है। हम लोग देखते क्या कहते, मजदूरी देना कहते कि नहीं? क्यों? तो कितना मजदूरी किया, कितना देर मजदूर हुआ बना वो, यानी 8 घंटा काम किया, कितना काम किया ये मायने नहीं रखता है। तो वो क्या था, तो महिलाओं पुरुष को दिया गया था कौन, समान कार्य समान वेतन। आपको ये देखना है अगर एक लेवल का काम है, मतलब काम का प्रकृति एक जैसा है और बराबर समय लग रहा है तो बराबर पैसा देना। प्रकृति मतलब क्या, जैसे ईटा उठाने का काम लड़का कर रहा है, ईटा उठाने का काम लड़की कर रही है, तो एक प्रकृति का हो गया। अब पता चल गया ईटा उठा रहा है लड़का और लड़की बैठ करके फाइल बना रही है, तो एक प्रकृति नहीं हुआ ना। एक ही जैसा काम अगर लड़का लड़की दोनों करे और समान समय के लिए करे तो समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है 39 का डी। तो बाद में बिजनेसमैन क्या करने लगा, सोचा जब ऐसा है तो लड़की को काम पे ही नहीं रखेंगे, है कि नहीं। अब खुद सोचिए, ऐसा लॉजिक समझिए। जैसे मान चलिए हमारे यहाँ 3 लोगों का ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, 2 लड़का और 1 लड़की रख दिया। पता चला 1 लड़की आधा 1/3 काम करती है, तो हमें तो भाई 2 लोगों का पेमेंट बढ़ गया ना एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में, लड़की को काम से हटा देंगे, खाली लड़का ही रखेंगे ताकि वेतन उतना ही देना पड़ेगा, ज़्यादा काम हो सके। तो धीरे धीरे महिलाओं को काम से बाहर किया जाने लगा ताकि इसको लागू ना हो सके। तब जाके सरकार लाए, नहीं तुम ऐसा करो, चलो ठीक है हम आरक्षण ही लगा देते हैं, यानी अब इतना प्रतिशत महिलाओं को काम पे रखना ही पड़ेगा। जैसे बिहार में आरक्षण है 35%, आपको रखना ही पड़ेगा, अब आप निकाल नहीं सकते। तो याद रखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन वो स्त्री और पुरुष के लिए कहा गया था, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं कहा गया था, है कि नहीं। कि भाई दोनों यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते कितना काम हुआ है, यहाँ देखा जाता है कितनी देर मजदूरी की गई है, पर जो उसका शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से उसको मेहनत तो की ही है ना। कि देखिए 8 घंटा जितना आप थके उतना वो भी तो थकी है, तो मेहनत उतना ही पैसा मिलना चाहिए ना। लेकिन आप क्या देखते हैं, काम कितना काम हुआ है नहीं हुआ है। तो ये जो है शुरू में देखिए 36 क्या है, राज की परिभाषा बताता है। 37 ये बताता है कि न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। 38 सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगी। 39 पूरा याद रखिएगा, स्त्री और पुरुषों को आजीविका का अवसर प्रदान करना है। फिर 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था, कानूनी एवं निःशुल्क सहायता प्राप्त करना है। फिर भौतिक संसाधन को उचित वितरण करना है, संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और क्या कहता है, स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। लिखिए